हिंदी साहित्य की परीक्षा की ये पन्ने, इनको देखकर अक्सर दिमाग घूम जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन मुश्किल सवालों में ही इनके जवाब का एक पैटर्न, एक कोड छिपा हुआ है। चलिए आज मिलके इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस पन्ने पर एक नजर डालिए। सवालों, नामों और तारीखों का एक पूरा समंदर है। कौन सी रचना किसकी है, किसका समय क्या था, सब कुछ एक बड़ी भूल भुलैया जैसा लगता है। सही कहा ना? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यहाँ देखिए, भाषा के उपवर्ग, उनकी बोलियां और फिर उनका भी वर्गीकरण। ऐसा लगता है जैसे हर एक नियम के साथ एक अपवाद भी जुड़ा हुआ है। और फिर ये देखिए, आधुनिक काल के लेखक और उनकी रचनाओं की एक कभी न खत्म होने वाली लिस्ट। एक का नाम याद करो तो दूसरे का भूलने का डर लगा रहता है। ये सच में जानकारी का एक बहुत बड़ा सागर है। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर शुरू करें तो करें कहाँ से? क्या इन सब में कोई लॉजिक, कोई पैटर्न सच में है? हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उसी पैटर्न को सामने लेकर आएंगे। चलिए, पहली और सबसे जरूरी चाबी से ताला खोलते हैं भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर समझना है तो ये काल एक मजबूत नींव की तरह है। इसे हम आस्था का युग भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अष्टछाप के कवि। लेकिन इतने साले नामों के बीच सही जवाब कैसे ढूंढा जाए? जवाब, मजे की बात यह है कि इन्हीं प्रश्न पत्रों में कहीं ना कहीं छिपा होता है। लेकिन वो इस तरह की घनी बिखरी हुई टेबल में होता है। मतलब जानकारी तो है, पर वो इतनी उलझी हुई है कि उसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसी जानकारी को ऐसे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सामने रख दिया जाए तो अब देखिए, ये है अष्टछाप का पूरा ढांचा। 8 कवि और उनके 2 गुरु, वल्लभाचार्य और उनके बेटे विट्ठलनाथ। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के। हो गया ना एकदम आसान और स्पष्ट। और इन 8 कवियों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है सूरदास का। उनकी ये एक पंक्ति, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कृष्ण के लिए उनकी जो अटूट भक्ति थी उसका पूरा सार बता देती है। तो सूरदास के बारे में ये बातें गांठ बांध लेनी है। वो कृष्ण भक्त थे, उनके गुरु वल्लभाचार्य थे और उनकी 3 सबसे जरूरी रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये नाम अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, ये नंबर भी याद रखने जैसा है, 252। ये गुरु विट्ठलनाथ के शिष्यों की कुल संख्या थी। मतलब अष्टछाप के 8 कवियों के अलावा भी उनके बहुत से शिष्य थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के ठीक बाद आता है रीति काल। यहाँ आकर कविता का जो फोकस है वो भक्ति से हटकर कला और सुंदरता पर चला जाता है। ये कला का युग था। दोनों युगों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ भक्ति काल का मकसद था ईश्वर से जुड़ना, वहीं रीति काल का मकसद था राजाओं की तारीफ करना और अपने काव्य कौशल को दिखाना। भाषा भी आम लोगों की भाषा से बदलकर बहुत सजी संवरी और मुश्किल हो गई। इस दौर के कुछ बड़े नाम हैं केशवदास, जिन्हें उनकी कठिन शैली के लिए जाना जाता है, मतीराम, फिर आते हैं बिहारी, जो अपनी बस एक रचना सतसई से अमर हो गए, और घनानंद, जो परंपरा से थोड़ा हटकर लिखते थे। ये नाम और इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। अच्छा, रीति काल के बाद हम पहुंचते हैं सीधे आधुनिक काल में। यहाँ तो साहित्य का पूरा कैनवास ही बदल जाता है। गद्य का विकास होता है और समाज की समस्याएं साहित्य के केंद्र में आ जाती हैं। खासकर कहानी की दुनिया में तो बहुत तेजी से बदलाव हुए। नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी। देखिए, हर कुछ साल में एक नया आंदोलन शुरू हो गया। इन आंदोलनों के नाम और उनके साल ये जानना बहुत जरूरी है। साहित्य के साथ साथ भाषा का विकास कैसे हुआ ये समझना भी उतना ही जरूरी है। ये हमारे कोर का एक और अहम हिस्सा है। हिंदी के विकास को हम एक सीधी लाइन में समझ सकते हैं। शुरुआत हुई संस्कृत से, फिर आई पाली, पाली से बनी प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और अवहट से गुजरकर आज की हिंदी ने जन्म लिया। ये जो क्रम है ये अक्सर परीक्षा का सवाल बनता है। और हिंदी सिर्फ एक अकेली भाषा नहीं है, ये एक पूरा भाषा परिवार है। इसे मोटे तौर पर 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। और फिर हर वर्ग की अपनी अपनी बोलियां हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आया? हमने देखा कि जो जानकारी शुरू में एकदम बिखरी हुई और मुश्किल लग रही थी, उसमें असल में कुछ गहरे पैटर्न छिपे हुए हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बार बार लौट कर आते हैं, जैसे कि अष्टछाप, भक्ति और रीति काल का फर्क, सूरदास और केशवदास जैसे बड़े कवि, भाषा के विकास का क्रम और आधुनिक कहानी के आंदोलन। इन पैटर्न्स को पकड़ना ही असल में सफलता की चाबी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये परीक्षा सिर्फ रटने की नहीं है, ये तथ्यों के बीच के कनेक्शन को, उनके पैटर्न को पहचानने की परख है। जब इस नजरिए से देखा जाता है तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ होने लगती है। तो अब जब ये पूरा खाका हमारे सामने है तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ पहला कदम कहाँ बढ़ाया जाए? भक्ति काल की गहराई में उतरा जाए या रीति काल की सुंदरता को समझा जाए? फैसला आपका है।
तो क्या यूजीसी नेट हिंदी का कोड क्रैक करने के लिए सब तैयार हैं? आज हम पुराने प्रश्न पत्रों की गहराई में उतरेंगे, उनमें छुपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालेंगे और एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जो हर कैंडिडेट के काम आ सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस परीक्षा के कोड को समझेंगे, फिर हिंदी की भाषाई जड़ों को जानेंगे, साहित्य के बड़े नामों से मिलेंगे, व्याकरण और संविधान से जुड़े जरूरी तथ्यों को देखेंगे और आखिर में इन सबसे मिलकर बनेगी एक विनिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, हर बड़ा एग्जाम ना एक पहेली जैसा होता है और इस पहेली को सुलझाने का जो राज है वो कहीं और नहीं बल्कि इसके पुराने प्रश्न पत्रों में ही छिपा होता है। यही हमें रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई कागज के ये पुराने टुकड़े हमें सफलता का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? असल में ये हमें बताते हैं कि पेपर सेट करने वाले का दिमाग कैसे चलता है। चलिए इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की जड़ों की। कोई भी भाषा कहाँ से आई, कैसे बदली, कैसे आज के रूप में पहुंची, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। इससे जुड़े सवाल बार बार देखने को मिलते हैं। इस पूरी कहानी में एक शब्द है जो बहुत जरूरी है, वो है अपभ्रंश। इसे ऐसे समझिए कि ये एक पुल है जो पुरानी प्राकृत भाषाओं को आज की हिंदी और दूसरी भाषाओं से जोड़ता है। ये छोटा सा शब्द एग्जाम के लिहाज से बहुत बड़ा है। ये टाइमलाइन भाषा के पूरे सफर को दिखाती है। पेपर्स का एनालिसिस बताता है कि सवाल सीधे सीधे यहीं से बनते हैं। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली, तो वहीं मागधी से बिहारी और बांग्ला जैसी भाषाएं। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, भाषा की जड़ों से निकलकर अब चलते हैं साहित्य के विशाल समंदर में। ये वो सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और अच्छी बात यह है कि यहां पैटर्न बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। ये सीधे एक पुराने क्वेश्चन पेपर से ली गई है। इससे यह पता चलता है कि सिर्फ लेखक और उनकी किताबों के नाम ही नहीं बल्कि उनकी मशहूर पंक्तियां भी पहचाननी पड़ सकती हैं। और हाँ, इसका सही जवाब है आदिकाल के महान कवि अमीर खुसरो। जब हमने कई साल के पेपर्स को खंगाला तो कुछ नाम बार बार सामने आए। तुलसीदास, सूरदास, कबीर और रामचंद्र शुक्ल। ये वो नाम हैं जिन्हें नजरअंदाज करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और ये चार्ट ये तो सब कुछ साफ कर देता है। 45% मतलब लगभग आधे सवाल सिर्फ एक काल से आ रहे हैं, भक्ति काल। तो जाहिर है अगर साहित्य में स्कोर करना है तो भक्ति काल को तो घोलकर पीना ही होगा। तैयारी का सेंटर पॉइंट यही होना चाहिए। अब आते हैं भाषा के थोड़े टेक्निकल पहलुओं पर। यहां अच्छी बात यह है कि व्याकरण, लिपि और ध्वनि के सवाल अक्सर सीधे होते हैं और उनका पैटर्न भी काफी हद तक फिक्स होता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये 2005 के पेपर से है, लेकिन यही पैटर्न 2006 और 2007 में भी रिपीट हुआ। ये एक इशारा है, एक साफ संकेत कि एग्जामिनर चाहते हैं कि व्यंजनों का ये ध्वन्यात्मक वर्गीकरण हमें अच्छे से पता हो। तो इस मुश्किल से दिखने वाले चार्ट को एकदम आसान बनाते हैं। अल्पप्राण मतलब कम हवा और महाप्राण मतलब ज्यादा हवा। बस इतना याद रखना है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण है और दूसरा, चौथा महाप्राण। इतना समझ लिया तो इस टेबल से जुड़ा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो छोटा है लेकिन नंबर पक्के करा सकता है। यह है भारतीय संविधान में हिंदी की जगह। यहां से सवाल लगभग हर बार आता ही आता है। अगर इस पूरे सेक्शन से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 343 ये नंबर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार सामने आता है। तो सबसे जरूरी बात है अनुच्छेद 343 जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। इसके साथ साथ 343 से 351 तक के सारे अनुच्छेद, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और हिंदी दिवस की तारीख 14 सितंबर। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे स्कोर में जुड़ सकते हैं। तो इन सब बातों का, इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या निकला? अब इस सारी जानकारी को एक ऐसी ठोस रणनीति में बदलते हैं जो मेहनत को सही दिशा दे और जीत पक्की करे। तो ये रही हमारी 4 सूत्रीय रणनीति। पहला, भक्ति काल पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा, संविधान के जरूरी तथ्य रट लेने हैं। तीसरा, अल्पप्राण महाप्राण का फर्क समझना है। और चौथा, भाषा के विकास की कहानी को जानना है। ये एक फोकस्ड अप्रोच है जो सफलता के ज्यादा करीब ले जाएगी। तो अब परीक्षा की पहेली का नक्शा सामने है, सारे सुराग मिल चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस जीत के सफर की शुरुआत कहां से होगी।